हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जैनिता क्लासेस में। दोस्तों मैं शुभम पांडे। आज हम देखेंगे यस ब्लॉक पार्ट 3 जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ द एल्कली मेटल्स। इससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा लो ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं चैनल पे तो चैनल पे ही देखने की कोशिश करो ताकि हमारे वॉच टाइम भी बढ़े और दोस्तों के साथ शेयर करके सब्सक्राइबर को भी बढ़ाओ। ठीक है दोस्तों, तो हम स्टार्ट कर चुके हैं, तो चलो देखते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ द एल्कली मेटल्स एंड ऑल द कॉमन कंपाउंड्स ऑफ द एल्कली मेटल्स, ठीक है, आर जनरली आयनिक इन नेचर। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सम ऑफ दियर कंपाउंड्स आर डिस्कस्ड हियर। तो एल्कली मेटल्स के जो हम सभी जानते हैं कि आयनिक होते हैं। क्यों आयनिक होते हैं? क्योंकि उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, आसानी से इलेक्ट्रॉन दे पाते हैं तो आयनिक बॉन्ड ही तो बनाएंगे। क्योंकि आयनिक बॉन्ड कब बनता है? जब हमारा इजीली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनते हैं। जब शेयरिंग से बनते हैं तो कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो अब देखते हैं ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। ऑन कंबस्टन इन एक्सेस ऑफ एयर, जब हम कंबस्टन कराते हैं मतलब कि जलाते हैं, ठीक है। ऑन कंबस्टन इन एक्सेस ऑफ एयर लिथियम फॉर्म मैनली द ऑक्साइड्स। लिथियम हमारा मैनली ऑक्साइड्स बनाता है Li2O प्लस सम परऑक्साइड्स, कुछ परऑक्साइड्स भी बनाता है Li2O2, ठीक है। परऑक्साइड में हमारा क्या होता है? ऑक्सीजन हमारा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और ऑक्साइड में हमारा ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। तो सोडियम फॉर्म द परऑक्साइड, और हमारा सोडियम फॉर्म परऑक्साइड करता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि परऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड तब बनते हैं जब कटायन के साइज बड़े होते हैं। याद रखना, भूलने की कोशिश मत करना, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सोडियम फॉर्म द परऑक्साइड्स Na2O2 एंड सम सुपर ऑक्साइड्स Na O2, और कुछ सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। अच्छा, परऑक्साइड में ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा और सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन -1/2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा। तो विश लिस्ट, ठीक है। आप देख भी सकते हो ना कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो पूरे O2 पर 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब माइनस है, 1 माइनस है, तो दोनों ऑक्सीजन पे अगर आधा आधा बटेगा तो -1/2 होगा। तो विश लिस्ट पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम फॉर्म द सुपर ऑक्साइड। याद रखना, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम हमारे सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो मतलब कि एक तरीके से इस तरह से याद करो कि पोटेशियम से लेके, ठीक है, पोटेशियम से लेके बाकी सब हमारे सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। सोडियम हमारा परऑक्साइड बनाता है, कभी कभी सुपर ऑक्साइड भी बनाता है, कुछ सुपर ऑक्साइड बनाता है। लेकिन अगर पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की बात करें तो वो हमारे सुपर ऑक्साइड ही बनाते हैं। सुपर ऑक्साइड मतलब MO2, ठीक है। अंडर द अप्रोप्रिएट कंडीशंस प्योर कंपाउंड्स M2O, M2O2 एंड MO2। M2O हमारा क्या है? हमारा ऑक्साइड है। M2O2 हमारा परऑक्साइड है एंड MO2 हमारा सुपर ऑक्साइड है। मे बी प्रिपेयर्ड the increasing stability of the peroxides or superoxide as the size of the metals ions increases is due to the stabilization of the large anion by large cation, ठीक है, एंड थ्रू लैटिस एनर्जी इफेक्ट। तो याद रखना कि ये स्टेबिलिटी क्यों बढ़ जाती है सुपर ऑक्साइड की? क्योंकि लार्ज कटायन लार्ज एनायन को स्टेबल कर पाता है। लार्ज कटायन लार्ज एनायन को स्टेबल कर पाता है। द इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ द पेरोक्साइड्स आर सुपर ऑक्साइड्स एज द साइज ऑफ द मेटल आयंस इंक्रीजेज। साइज इंक्रीज होता है क्योंकि हम पोटेशियम आ गए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तक साइज अच्छी खासी इंक्रीज हो चुकी होती है। तो आयन इंक्रीजेज एंड इज ड्यू टू द स्टेबलाइजेशन ऑफ द लार्ज एनायन बाय द लार्ज कटायन। लार्ज एनायन हमारा लार्ज कटायन से ज़्यादा स्टेबलाइज हो पाता है थ्रू किसके द्वारा? लैटिस एनर्जी के द्वारा। लैटिस एनर्जी इफेक्ट याद रखना, वजह क्या है? लैटिस एनर्जी इफेक्ट है। अब लैटिस एनर्जी इफेक्ट क्या होता है? लैटिस एनर्जी इफेक्ट है कि जब हमारे ऐसे ही बार बार एक ही टाइप के ग्रुप्स क्रिस्टल बनाने लग जाते हैं, तो क्रिस्टल जब बनाने लग जाते हैं तो जब क्रिस्टल बनाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं लैटिस फॉर्मेशन। उस लैटिस फॉर्मेशन में वो अपनी एक एनर्जी को रिलीज करते हैं जिसे हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। तो कभी कभी बॉन्ड नहीं भी बनने वाले होते हैं तो लैटिस एनर्जी की वजह से बन जाते हैं। तो हमारा बॉन्ड किस लिए बन रहा है? लैटिस एनर्जी इफेक्ट की वजह से। लार्ज कटायंस थ्रू लैटिस एनर्जी इफेक्ट एंड दीज ऑक्साइड्स आर इजिली हाइड्रो। आप लैटिस समझ गए होंगे, लैटिस हमारा क्रिस्टल में बनता है। एक सिंगल अगर मालिक्यूल हमारे लैटिस को नहीं बनाता है, ठीक है, एक सिंगल एटम्स का ग्रुप या एक सिंगल मालिक्यूल्स का ग्रुप हमारा क्या कहते हैं? लैटिस नहीं बनाता है। ये कई सारे ग्रुप्स जब साथ में मिलते हैं तो हमारा लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं। दीज ऑक्साइड्स आर इजिली हाइड्रोलाइज्ड बाय द वाटर, और ये ऑक्साइड्स इजिली हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं वाटर के द्वारा और फॉर्म द हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो चलो देख लिया जाए। हमारा सबसे पहले है ऑक्साइड M2O प्लस H2O, तो 2M प्लस 2OH माइनस हाइड्रोक्साइड। फिर है M2O2 प्लस 2H2O, तो 2M प्लस 2OH माइनस और H2O2। साथ में हमें परऑक्साइड भी मिलेगा, तो याद रखना परऑक्साइड भी मिलेगा। फिर है 2MO2 जो कि सुपर ऑक्साइड है प्लस 2H2O, देन हमें मिलेगा 2M प्लस 2OH माइनस और साथ में परऑक्साइड प्लस
ऑक्सीजन, क्योंकि सुपर ऑक्साइड में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो द ऑक्साइड्स एंड द पेरोक्साइड्स, द ऑक्साइड एंड द पेरोक्साइड आर कलरलेस व्हेन प्योर, बट द सुपर ऑक्साइड्स आर येलो आर ऑरेंज इन कलर। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, द ऑक्साइड्स एंड पेरोक्साइड्स आर कलरलेस व्हेन प्योर, द ऑक्साइड्स एंड पेरोक्साइड्स आर कलरलेस व्हेन प्योर, बट द सुपर ऑक्साइड आर येलो आर ऑरेंज इन कलर। दोस्तों हम पढ़ते वक्त एनसीईआरटी पे कुछ पॉइंट पर फोकस नहीं करते हैं और यही गलती हम एग्जाम में भी करके आते हैं। ज़्यादा क्वेश्चंस बाहर के नहीं होते हैं, आप देख लो उठा के क्वेश्चंस। अगर हम नीट और एम्स और जिपमर की बात करें तो लगभग 80% हमारे एनसीईआरटी से होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप 80% को कवर करो और उसके बाद 20% को तो हम आपको कवर करा देंगे बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करा के, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं कि ऑक्साइड्स एंड पेरोक्साइड्स आर कलरलेस। और हाँ, याद रखना ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट भी होते हैं, केमिस्ट्री में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बायोलॉजी में भी रिपीट होते हैं और यहाँ तक कि फिजिक्स में भी रिपीट होते हैं। आप जाके देख सकते हो, हाँ न्यूमेरिकल डाटा बदल जाते हैं बस। तो द ऑक्साइड्स एंड द पेरोक्साइड्स आर कलरलेस व्हेन प्योर, बट द सुपर ऑक्साइड्स आर येलो। सुपर ऑक्साइड्स हमारे क्या होते हैं, येलो होते हैं, आर ऑरेंज इन कलर। याद रखना, सुपर ऑक्साइड हमारे येलो और ऑरेंज इन कलर। आपको ये आइडेंटिफिकेशन में पूछेगा कि ये एक सुपर ऑक्साइड बना रहा है या फिर सुपर ऑक्साइड नहीं बना रहा है। वो बोलेगा कि मेटल रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, हैवी और लार्जर मेटल है, वो भी एल्कली है और साथ में वो कलर दे रहा है येलो और ऑरेंज। तो आपको समझ जाना चाहिए कि सुपर ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है, कि बोल देगा कि मेटल्स भाई एल्कली मेटल से ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और ऑरेंज कलर बना रहा है, तो क्या हो सकता है। तो हम सभी जानते हैं कि भाई सुपर ऑक्साइड कौन बनाएंगे, जो लार्जर साइज के होंगे। ऑप्शन में दिया रहेगा वो कौन सा एल्कली मेटल है, ऑप्शन में रहेगा कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और हाइड्रोजन मान लो दे दिया। तो हम सभी जानते हैं कि भैया हमारे जो सोडियम और लिथियम है ये बहुत कम बनाते हैं सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड हमारा पोटेशियम ज़्यादा बनाएगा, तो आंसर होगा पोटेशियम, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन बनाया, हो सकता है पूछे या ना पूछे, लेकिन याद रखना कुछ इस तरह से अगर याद करने की कोशिश करोगे तो क्वेश्चन याद रहेंगे। तो बट द सुपर ऑक्साइड्स आर येलो आर ऑरेंज इन कलर एंड द सुपर ऑक्साइड्स आर आल्सो पैरामैग्नेटिक। जो हमारे सुपर ऑक्साइड होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, ठीक है, तो याद रखना। एंड पैरामैग्नेटिक मतलब समझ रहे हो, अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आप देख सकते हो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक मेटल है, ठीक है, और अल्कली मेटल्स में हम जानते हैं कि एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर तो होगा ही। और ऑक्सीजन के साथ तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो जो एक इलेक्ट्रॉन का ये झोल है वो कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, तो वो हमारा पड़ा रहेगा, जिसकी वजह से वो क्या बनाएगा, पैरामैग्नेटिक बनाएगा। पर जरूरी नहीं है कि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ही केवल पैरामैग्नेटिक होता है। ऑड नंबर है तो श्योर है कि पैरामैग्नेटिक होगा, लेकिन इवन नंबर के इलेक्ट्रॉन भी कभी कभी पैरामैग्नेटिक होते हैं। ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे पूरे ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, पेयर्ड नहीं हो पाते हैं, इस वजह से। So the super oxides are also paramagnetic and sodium peroxide is widely used as an oxidizing agent। तो sodium peroxide is widely used as an oxidizing agent। क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज किए जाते हैं, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है भाई, निकलेंगे किसी न किसी के साथ जाके जुड़ेंगे और जुड़ेंगे तो ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वाई KO2 इज पैरामैग्नेटिक। अब चलो देखते हैं KO2 पैरामैग्नेटिक क्यों है। हम सभी जानते हैं कि जो एल्कली मेटल्स होते हैं उसमें एक इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी ऑर्बिटल में, वो एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है और ऑक्सीजन के पास होता है 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 8 16। और जो पोटेशियम के पास है ये एक इलेक्ट्रॉन बाहरी ऑर्बिटल में, उसको पेयर कौन कराएगा, कोई नहीं कराएगा। तो द सुपर ऑक्साइड्स एक तरीके से ये भी देख सकते हो कि O2- इज ए पैरामैग्नेटिक बिकॉज ऑफ द वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन π2p मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। पाई ये स्टार जो लगा था ना, पाई एंटी बॉन्डिंग 2p मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। द हाइड्रोक्साइड्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शंस ऑफ द ऑक्साइड्स विथ वाटर आर ऑल व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो जो हमें हाइड्रोक्साइड मिलता है ना, ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन विथ ऑक्साइड का वाटर से, वो क्या होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। तो याद रखना हमारे जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। एंड द एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल बेसिस। जो एल्कली मेटल्स के हाइड्रोक्साइड होते हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होते हैं, ऑल बेस में जितने बेस होते हैं उसमें ये स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। एंड डिजॉल्व फ्रीली इन वाटर, और फ्रीली डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में, पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाते हैं विथ इवोल्यूशन ऑफ मच हीट, और बहुत सारे हीट को रिलीज करते हैं ऑन अकाउंट ऑफ इंटेंस हाइड्रेशन, क्योंकि इनका इंटेंस हाइड्रेशन होता है, मतलब बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन होता है, और हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा। अच्छा चलो अब देखते हैं हेलाइड्स। द एल्कली मेटल्स हेलाइड, हेलाइड मतलब समझ रहे हो ना कि हेलोजन से रिएक्ट कर लिया तो बना लिया हमारा हेलाइड। तो द एल्कली मेटल्स हेलाइड्स MX, M हमारा हो जाएगा कोई भी एल्कली मेटल और X हमारा हो जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आर ऑल हाई मेल्टिंग होते हैं, कलरलेस होते हैं, याद रखना हाई मेल्टिंग होते हैं। पहली बात सोडियम क्लोराइड हाई मेल्टिंग होता है,
ठीक है। तो हाई मेल्टिंग, उसके बाद कलरलेस, क्रिस्टलाइन सॉलिड दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ द अप्रोप्रिएट ऑक्साइड। इनको अप्रोप्रिएट हम बना सकते हैं ऑक्साइड के द्वारा, ठीक है। मान लो जैसे सोडियम ऑक्साइड था तो उसको हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा दिए, या फिर हाइड्रोक्साइड के साथ। तो किसके साथ? अप्रोप्रिएट ऑक्साइड्स। हाइड्रोक्साइड्स आर कार्बोनेट विथ एक्वस हाइड्रोहेलिक एसिड। हाइड्रोहेलिक एसिड मतलब हाइड्रोजन के साथ जिनको जोड़ना है, एक्स, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो एक्वस हाइड्रोहेलिक एसिड, ऑल ऑफ दीज हेलाइड्स हैव हाई नेगेटिव एंथैल्पी। हाँ होता है, हाई नेगेटिव एंथैल्पी होता है ना, इलेक्ट्रॉन को रखने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, और वो भी इलेक्ट्रॉन रखते हैं तब भी हीट रिलीज करते हैं। तो ऑल ऑफ दीज हेलाइड्स हैव हाई नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, देन डेल्टा HF, ठीक है, मतलब हीट ऑफ एंथैल्पी वैल्यू फॉर फ्लोराइड बिकम्स लेस नेगेटिव एज वी गो डाउन द ग्रुप, विच लिस्ट द रिवर्स इज ट्रू फॉर डेल्टा HF फॉर क्लोराइड्स, bromides and iodides. For a given metals, delta HF always becomes less negative from fluoride to iodides. Fluoride to iodides less negative क्यों होता है? क्योंकि देखो ये इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी होती है ना वो घटती जाती है। हाँ जरूर हम जानते हैं कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद फ्लोरीन, तब फिर ब्रोमीन, आयोडीन। तो ऑल ऑफ दीज हैव एलाइड्स हैव हाई नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन, डेल्टा HF वैल्यू ऑफ द फ्लोराइड बिकम लेस नेगेटिव एज वी गो डाउन द ग्रुप। लेस नेगेटिव होती है इन किसके कंपेरिजन में? क्लोरीन। विच लिस्ट द रिवर्स इज ट्रू फॉर डेल्टा HF फॉर क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स फॉर ए गिवन मेटल्स। तो डेल्टा HF ऑलवेज बिकम्स लेस नेगेटिव हो जाती है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कम नेगेटिव होने लग जाती है। देखो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सबसे ज़्यादा नेगेटिव किसकी होती है? क्लोरीन की होती है, तब हमारा फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज फॉलो द ट्रेंड। ट्रेंड क्या होता है? सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसकी होगी? फ्लोराइड की होगी। फ्लोराइड की वजह ये हो जाती है कि छोटे होते हैं, साइज छोटा होता है तो बॉन्डिंग बड़ी अच्छी होती है, बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। तो दूसरी वजह क्या हो सकती है? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो फ्लोराइड एंड उसके बाद सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगी फ्लोराइड की, फिर क्लोराइड की, देन ब्रोमाइड की, फिर आयोडाइड की। तो आयोडाइड तो भाई साइज बहुत बड़ा हो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी कम होती है। तो ऑल दीज हेलाइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। सारे हेलाइड्स हमारे सॉल्युबल होते हैं वाटर में। द लो सॉल्युबिलिटी ऑफ LiF, और फिर लो सॉल्युबिलिटी होती है LiF की। देखो लिथियम के साथ तो एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज हमेशा मिलती रहेगी। तो ये मान लो कि अगर सारे ऑप्शन है ना, अगर लिथियम दे रखा है और कुछ एबनॉर्मल पूछा जा रहा है, जरूर लिथियम ही होगा। तो ऑल दीज हेलाइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। द लो सॉल्युबिलिटी ऑफ LiF इन वाटर इज ड्यू टू इट्स हाई लैटिस एंथैल्पी। ऐसा इसलिए होता है ना, हाई लैटिस एंथैल्पी होती है। जो जुड़ के सॉलिड बनाए थे ना क्रिस्टल, तो इतनी ज़्यादा हीट रिलीज किए थे कि उनको तोड़ने के लिए हमें एक्स्ट्रा हीट देने की ज़रूरत है, इसलिए उनकी क्या होती है? लो सॉल्युबिलिटी होती है। देखो जिनकी लैटिस इंथैल्पी ज़्यादा होती है वो कम सॉल्युबिलिटी होते हैं, और जिनकी हाइड्रेशन इंथैल्पी ज़्यादा होती है वो ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं। तो हो सकता है कि इसकी लैटिस इंथैल्पी ज़्यादा है इसलिए लो सॉल्युबल हो रही है, और हाइड्रेशन इंथैल्पी कम है। या फिर चलो हाइड्रेशन इंथैल्पी है भी, क्योंकि लिथियम है, साइज छोटा है, तो हाइड्रेशन इंथैल्पी तो है भी, लेकिन हो सकता है लैटिस इंथैल्पी और ज़्यादा है, तो क्या कर पा रहा है? कंपनसेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो द लो सॉल्युबिलिटी ऑफ द LiF इन वाटर इज ड्यू टू इट्स हाई लैटिस इंथैल्पी, मतलब इनके जब बॉन्ड आपस में लैटिस बना रहे थे तो बहुत ज़्यादा हीट रिलीज किए थे। वेयर एज द लो सॉल्युबिलिटी ऑफ द CHI, सीजियम आयोडाइड की भी लो सॉल्युबिलिटी होती है, इज ड्यू टू स्मॉलर हाइड्रेशन। सीजियम आयोडाइड की स्मॉलर हाइड्रेशन की वजह से क्यों होती है? कि हम सभी जानते हैं कि अगर कैटायन का साइज बड़ा होता है तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? हाइड्रेशन इंथैल्पी कम होती है, और कैटायन की साइज लो होती है तो हाइड्रेशन इंथैल्पी ज़्यादा होती है। तो लिथियम की हाइड्रेशन इंथैल्पी तो ज़्यादा है, बट लैटिस इंथैल्पी उससे भी ज़्यादा है। और सीजियम आयोडाइड इसलिए नहीं डिजॉल्व हो रहा है कि चलो लैटिस इंथैल्पी तो नॉर्मल था, बट हाइड्रेशन इंथैल्पी बहुत कम है, तो लो हाइड्रेशन इंथैल्पी। तो याद रखना लिथियम फ्लोराइड और सीजियम आयोडाइड, अगर हम इतना डिस्कस कर रहे हैं तो आप याद तो कर ही सकते हो। तो फिर है इज ड्यू टू द स्मॉलर हाइड्रेशन इंथैल्पी। तो हम आपको क्या याद करने की सलाह दे रहे हैं, ये LiF और CSI। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि हमें पता चलता रहे कि आप वीडियो देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, ठीक है। अदर हेलाइड्स ऑफ द लिथियम आर सॉल्युबल इन इथेनॉल, और जो अदर हेलाइड्स होते हैं लिथियम के वो सॉल्युबल हो जाते हैं इथेनॉल में। अब देखो क्यों होते हैं, क्योंकि देखो लिथियम जो होता है ना वो कोवलेंट नेचर शो करता है, तो इथेनॉल, एसीटोन और इथाइल एसीटेट में वो हो जाते हैं। फिर लिथियम क्लोराइड इज सॉल्युबल इन pyridine आल्सो, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है।
क्योंकि इनऑर्गेनिक तो बहुत सारी चीज़ें याद भी करनी होती है और कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। तो सीजियम आयोडाइड इज ड्यू टू द लो हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड सो ऑन, एंड अदर हैलाइड्स ऑफ द लिथियम आर सॉल्युबल इन इथेनॉल। जो अदर हैलाइड्स होते हैं लिथियम के वो सॉल्युबल होते हैं इथेनॉल में, ठीक है, एसीटोन में और इथाइल एसीटेट में। और लिथियम क्लोराइड हमारा सॉल्युबल होता है पेरिडीन आल्सो। अगर छोटा सा लिख दिया है ना तो कभी कभी पूछ लेता है कि लिथियम क्लोराइड किस में डिजॉल्व होगा या किस में सॉल्युबल होगा। फालतू के कई सारे 3 ऑप्शन दे देंगे और साथ में पेरिडीन भी दे देगा, और ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन रहेगा। लेकिन आपको लगेगा कि अरे ये तो बड़ा आउटर पूछ लिया, क्योंकि सॉल्युबिलिटी तो लिथियम क्लोराइड, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम आयोडाइड का स्पेशली डिस्कस तो किया नहीं गया था। हाँ, स्पेशली डिस्कस नहीं किया गया था, उनको तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जिनको उसने थोड़े से भी लाइन में लिख दिया है उसको वो पूछ लेगा। तो याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये आपके नज़र से छूट जाएगी, एग्जामिनर की नज़र से नहीं छूटेगी। तो साल्ट्स ऑफ द ऑक्सो एसिड, ठीक है, तो ऑक्सो एसिड्स, ठीक है, ऑक्सो एसिड मतलब ऑक्सीजन, ठीक है, मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन के जुड़ जाने की वजह से अब एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है। अच्छा, ज़्यादा ऑक्सीजन के जुड़ जाने से एसिडिक बिहेवियर क्यों शो कर रहा है भाई? ज़्यादा ऑक्सीजन के जुड़ जाने से एसिडिक बिहेवियर इसलिए शो कर रहा है क्योंकि ऑक्सीजन हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, और ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कर देता है, और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट एटम हमारे क्या होते हैं? लुईस एसिड होते हैं, मतलब एसिड होते हैं। तो हम देखते हैं साल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड्स आर दोज इन विच द एसिडिक प्रोटॉन इज ऑन हाइड्रोक्सिल ग्रुप विथ एन ऑक्सो ग्रुप अटैच्ड टू द सेम एटम, ठीक है। तो ऑक्सो एसिड्स आर दोज वो होते हैं जिनमें एसिडिक प्रोटॉन किस पर होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे होता है, मतलब OH के साथ होगा वो प्रोटॉन, ठीक है। तो ऑक्सो एसिड्स आर दोज इन विच द एसिडिक प्रोटॉन इज ऑन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जहाँ जहाँ होगा वही वही हाइड्रोजन रिलीज करेंगे, ठीक है। बाकी सारे हाइड्रोजन रिलीज नहीं होंगे, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है वही हाइड्रोजन बस क्या कहते हैं? रिलीज होंगे H+ के रूप में। तो द ऑक्सो एसिड्स आर दोज इन विच द एसिडिक प्रोटॉन इज ऑन हाइड्रोक्सिल ग्रुप विथ एन ऑक्सो ग्रुप अटैच टू द सेम एटम। ऑक्सो ग्रुप मतलब समझ रहे हैं ना कि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो विथ एन ऑक्सो ग्रुप अटैच टू द सेम एटम्स दैट इज कार्बोनिक एसिड। देख लो ऑक्सो ग्रुप हो गया ना, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो H2CO3 जिसे हम कहेंगे कार्बोनिक एसिड, OCOH का होल ट्वाइस, C डबल बॉन्ड O दोनों साइड OH कर दो, बन गया हमारा कार्बोनिक एसिड H2CO3। फिर हमारा है सल्फ्यूरिक एसिड, देख लो H2SO4 जहाँ पे सल्फर पे डबल बॉन्ड O रहता है और फिर दो डबल बॉन्ड O रहते हैं, तो इसको एक तरीके से ऑक्सो टाइप का कहते हैं। जैसे C डबल बॉन्ड O को हम ऑक्सो टाइप का नहीं कहते हैं, कार्बोनाइल टाइप का। तो H2SO4 तो इसमें क्या होता है? सल्फर पर 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं, यह सल्फर डबल बॉन्ड O, और बगल में OH, ठीक है। तो हो गया सल्फर के 6 बॉन्ड हो गए सल्फर के। फिर है द एल्कली मेटल्स फॉर्म साल्ट। द एल्कली मेटल्स फॉर्म साल्ट विथ ऑल द ऑक्सो एसिड्स। जो हमारे एल्कली मेटल्स होते हैं वो साल्ट बनाते हैं सारे ऑक्सो एसिड से। द एल्कली मेटल्स फॉर्म साल्ट विथ ऑल द ऑक्सो एसिड्स। दे आर जनरली सलूबल इन वाटर। ये सलूबल होते हैं जनरली इन वाटर एंड थर्मली स्टेबल। याद रखना, ये थर्मली स्टेबल जो है चीज़ ना बड़ा खतरनाक है, पूछ लिया जाता है कि कौन थर्मली स्टेबल ज़्यादा है, कौन थर्मली स्टेबल ज़्यादा नहीं है। ग्रुप में थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है या घटती है, किसकी बढ़ती है किसकी घटती है, एल्कली की, एल्कलाइन अर्थ मेटल की, एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो दे आर द जनरली सलूबल इन वाटर एंड थर्मली स्टेबल। तो याद रखना थर्मली स्टेबल होते हैं कार्बोनेट्स हमारे क्या होते हैं? थर्मली स्टेबल। दियर कार्बोनेट्स M2CO3 एंड इन मोस्ट केस द हाइड्रोजन कार्बोनेट आल्सो आर हाईली स्टेबल टू हीट। तो मतलब कार्बोनेट भी स्टेबल होते हैं, थर्मल स्टेबल होते हैं, और बाई कार्बोनेट इंपॉर्टेंट है। देखो 2 लाइन में लिख दिया है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो दियर कार्बोनेट्स M2CO3 एंड इन मोस्ट केसेस हाइड्रोजन कार्बोनेट। मोस्ट केसेस मतलब हो सकता है कहीं एक आध एक्सेप्शन भी होगा, ठीक है। तो दियर कार्बोनेट्स M2CO3 एंड इन मोस्ट केसेस द हाइड्रोजन कार्बोनेट MHCO3, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट MHCO3 आल्सो आर हाईली स्टेबल टू हीट। और हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये क्या होते हैं? सलूबल होते हैं वाटर में। फिर है एज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। एज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी नीचे आने पे बढ़ती है, वो सारे चीज़ें
सबकी बढ़ती है। एज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर, एल्कली की तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ती है। एज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट इंक्रीजेज। गांठ बांध लो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, कंफ्यूज कर देते हैं कि किन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। लिथियम कार्बोनेट दे देगा, सोडियम कार्बोनेट दे देगा, पोटेशियम कार्बोनेट दे देगा, रुबिडियम कार्बोनेट, सीजियम कार्बोनेट, और कहेगा बताओ ट्रेंड क्या होगा, ठीक है, कौन सबसे ज़्यादा, या फिर तुमसे डायरेक्ट ये पूछ लेगा मोस्ट स्टेबल, थर्मल स्टेबल कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट। तो कार्बोनेट एंड बाई कार्बोनेट दोनों की क्या होती है, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर बढ़ता है। तो मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर बढ़ता है मतलब अच्छा प्लस देगा और अच्छा माइनस, आपस में बॉन्ड बड़ा अच्छा बनाएंगे और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, एज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट इंक्रीजेज। इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार कह रहा हूँ, एज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, हाँ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है, द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर के साथ इसको भी जोड़ लेना, कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट की थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी, द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट इंक्रीजेज। लिथियम कार्बोनेट इज नॉट सो स्टेबल, तो थर्मल स्टेबिलिटी के साथ साथ स्टेबिलिटी भी बढ़ रही थी, लेकिन एक एक्सेप्शन फिर से मिला ना, बोला था लिथियम के साथ तो एक्सेप्शन ही मिलेगा, ठीक है, एबनॉर्मल प्रॉपर्टी शो करता है भाई। लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम, जैसे कि अभी हम एल्कली देख रहे हैं, तो अभी एल्कली की बात करते हैं, अभी लिथियम के देखते हैं। लिथियम के साथ तुम्हें एबनॉर्मल प्रॉपर्टी मिलेगी, जब आएंगे एल्कलाइन में तब कहेंगे बेरिलियम के साथ और किसी के साथ। तो लिथियम कार्बोनेट इज नॉट सो स्टेबल टू हीट, लिथियम कार्बोनेट इज नॉट सो स्टेबल टू हीट, याद रखना। लिथियम बिंग वेरी स्मॉल इन साइज, क्यों होता है, अच्छा, लिथियम बिंग वेरी स्मॉल इन साइज, बहुत छोटा होता है, उसके साथ बहुत बड़ा आयन जोड़ दिए कार्बोनेट। तो lithium being very small in size polarize a large CO3 minus ion leading to the formation of more stable Li2O and CO2, ठीक है। तो लिथियम कार्बोनेट इज नॉट सो स्टेबल टू हीट, लिथियम बिंग वेरी स्मॉल होता है इन साइज, पोलराइज लार्ज CO3 माइनस आयन, और लीडिंग टू द, पोलराइज तो कर लेता है लेकिन अंतिम में लीड करके क्या बन जाता है, फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल Li2O, लिथियम ऑक्साइड एंड CO2। इट्स हाइड्रोजन कार्बोनेट डज नॉट एग्जिस्ट एज ए सॉलिड, इंपॉर्टेंट है याद रखना कि किसका कार्बोनेट सॉलिड के रूप में एग्जिस्ट नहीं करता है, इनऑर्गेनिक है भैया, याद तो करना ही पड़ेगा। इट्स हाइड्रोजन कार्बोनेट डज नॉट एग्जिस्ट एज ए सॉलिड, इट्स किसके हाइड्रोजन कार्बोनेट, लिथियम की, इट्स हाइड्रोजन कार्बोनेट डज नॉट एग्जिस्ट एज ए सॉलिड। अब देखते हैं एनॉमलस प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम, यही तो पढ़ना था, यही तो पूछे, यहीं से तो क्वेश्चन आता है, द एनॉमलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम, मतलब क्या आलतू फालतू प्रॉपर्टी हमारा लिथियम दिखाता है जो बाकी सब नहीं दिखाते हैं, मतलब बाकी से हट के दिखाता है। द एनॉमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम इज ड्यू टू द, किसकी वजह से होता है, अच्छा, एक्सेप्शनली स्मॉल साइज ऑफ इट्स एटम, बहुत छोटा हो जाने की वजह से, एक्सेप्शनली स्मॉल साइज ऑफ इट्स एटम एंड आयन, हाई पोलराइजिंग पावर, स्मॉल साइज है और कटायन का मतलब कि चार्ज तो उतना ही है, तो हाई पोलराइजेबिलिटी हो जाती है, हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी हो जाती है, तो हाई पोलराइजिंग पावर मतलब चार्ज रेडियस रेशियो बहुत ज़्यादा होता है। देखो बाकी सब पर भी तो चार्ज उतना ही है अगर एल्कली है, लेकिन रेडियस रेशियो क्या होता है, बढ़ जाता है, रेडियस बढ़ जाता है, तो इसलिए क्या कहते हैं, चार्ज रेडियस रेशियो घट जाता है। लेकिन इसका क्या होता है कि इसका रेडियस छोटा होता है, चार्ज उतना ही है, तो पोलराइजिंग पावर बढ़ जाती है। देखो पोलराइजिंग पावर हम कैसे देखते हैं, चार्ज अपान रेडियस, तो हाई पोलराइजिंग पावर चार्ज अपान रेडियस रेशियो बहुत ज़्यादा होता है। एज ए रिजल्ट इसकी वजह से क्या होता है, देयर इज इंक्रीज्ड कोवेलेंट करेक्टर, ये जान लेना, जिनकी पोलराइजिंग पावर बढ़ी उसका कोवेलेंट करेक्टर बढ़ा, फजांस रूल, chemical bonding. As a result, there is an increased covalent character of lithium compound and which is responsible for their solubility in organic solvent. ठीक है, अभी यह समझ में आया कि लिथियम क्यों डिजॉल्व हो जाता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होता है। एज ए रिजल्ट देयर इज इंक्रीज्ड कोवेलेंट करेक्टर ऑफ ए लिथियम कंपाउंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दियर सॉल्युबिलिटी, कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होने की वजह से ये रिस्पॉन्सिबल, यही इसकी वजह है कि ये सॉल्युबल हो जाते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। अच्छा याद है ना, नॉन पोलर में डिजॉल्व होता है, पोलर में डिजॉल्व होता है। कोवेलेंट कंपाउंड्स के जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं वो कोवेलेंट्स में ही डिजॉल्व होते हैं,
ज़्यादातर, ठीक है। तो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दियर सॉल्बिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। फर्दर लिथियम शो डायगोनल रिलेशनशिप, याद रखना लिथियम शो करता है डायगोनल रिलेशनशिप, पता है मतलब अपने ग्रुप वाले से ज़्यादा अपने बगल वाले की प्रॉपर्टी दिखाता है। फर्दर अपने बगल वाले को, ठीक है। लिथियम के बगल कौन रहेगा, वही बेरिलियम वाला ग्रुप, तो मैग्नीशियम के साथ दिखाता है। नीचे भी आ जाओ थोड़ा सा, डायगोनल, क्योंकि अगर हॉरिजेंटल नहीं डायगोनल, ठीक है। तो लिथियम शो डायगोनल रिलेशनशिप टू मैग्नीशियम एंड विच हैज बीन डिस्कस्ड सब्सिक्वेंटली, अभी चर्चा करेंगे। पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन लिथियम एंड अदर एल्कली मेटल, अब हम यहाँ देखेंगे कि क्या क्या पॉइंट ऑफ डिफरेंस है लिथियम एंड अदर एल्कली मेटल्स में। फर्स्ट है लिथियम इज मच हार्डर, लिथियम इज मच हार्डर, इट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हायर देन द अदर एल्कली मेटल्स। याद हो गया, लिथियम इज मच हार्डर, इट्स मेल्टिंग एंड, अच्छा हार्डर है, कठोर है, तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट तो ज्यादा होगा ही। लिथियम इज मच हार्डर, इट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हायर देन द अदर एल्कली मेटल्स। हाँ याद हो गया। दूसरा है लिथियम इज लीस्ट रिएक्टिव, लिथियम इज लीस्ट रिएक्टिव बट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों रिड्यूसिंग एजेंट होता है, हम जानते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट 3 प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है, कमेंट करके बताना। हमने पहले पढ़ा चुका है, हम सेकेंड वीडियो में बताए हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट 3 प्रॉपर्टी पर डिपेंड करती है। जल्दी जल्दी बताना, एक चलो बता देते हैं, आयोनाइजेशन, दूसरा भी बता दें हाइड्रेशन, तीसरा आप बताना। Reducing agent among all the alkali metals. So lithium is least reactive but the strongest reducing agent among all the alkali metals. हमारा लिथियम होता है लीस्ट रिएक्टिव बट स्ट्रॉन्गेस्ट होता है रिड्यूसिंग एजेंट एमंग ऑल द एल्कली मेटल्स। तो ऑन कंबस्टन इन एयर इट फॉर्म मैनली मोनोऑक्साइड Li2O, कंबस्टन करने पे ये Li2O बनाता है। एंड द नाइट्राइड Li3N, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, बाकी लोग नहीं बनाते हैं, ये केवल यही नाइट्राइड बनाता है, ठीक है। तो इट फॉर्म्स मेनली मोनोऑक्साइड Li2 एंड नाइट्राइड Li3N। और हम सभी जानते हैं कि लिथियम हमारा कार्बोनेट भी नहीं बनाता है, स्टेबल नहीं होता है, और लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है तो हमेशा लिक्विड स्टेट में होता है, सॉलिड में नहीं होता है, ठीक है। तो एंड द नाइट्राइड Li3N अनलाइक अदर एल्कली मेटल्स, ठीक है, अनलाइक अदर एल्कली मेटल्स नहीं करते हैं, यही करते हैं। फिर LiCl इज डीलिक्विसेंट, डीलिक्विसेंट मतलब समझते हो, पानी को अपने साथ सोख लेना, डीलिक्विसेंट, गीले गीले होते हैं, चिपचिपे होते हैं, इसीलिए लिथियम क्लोराइड इज डीलिक्विसेंट एंड क्रिस्टलाइज एज ए हाइड्रेट, और क्रिस्टलाइज हो जाते हैं एज ए हाइड्रेट के रूप में। अच्छा, इसीलिए इनको लिथियम क्लोराइड को डाल दिया जाता है ना, पानी सोख लो, मतलब कि एक तरीके से ह्यूमिडिटी सोख लो। तो लिथियम क्लोराइड 2H2O वेयर एज अदर एल्कली मेटल्स क्लोराइड डू नॉट फॉर्म हाइड्रेट्स। हाइड्रेट्स हमारा लिथियम इस एल्कली मेटल्स में लिथियम क्लोराइड ही तो हाइड्रेट बनाता है। लिथियम क्लोराइड इज डीलिक्विसेंट एंड क्रिस्टलाइज एज हाइड्रेट के रूप में क्रिस्टलाइज करता है लिथियम क्लोराइड 2H2O वेयर एज अदर एल्कली मेटल्स क्लोराइड डू नॉट फॉर्म हाइड्रेट्स। चौथा प्रॉपर्टी है लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज नॉट ऑब्टेन्ड इन द सॉलिड फॉर्म। वही फिर से जो पहले पढ़े थे वही फिर से यहाँ पे कि लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज नॉट ऑब्टेन्ड इन द सॉलिड फॉर्म व्हाइल ऑल अदर एलिमेंट्स फॉर्म हाइड्रोजन सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बाकी सब सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाते हैं, लेकिन लिथियम नहीं मिलेगा तुम्हें, लिक्विड स्टेट में मिलेगा। लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज नॉट ऑब्टेन्ड इन द सॉलिड फॉर्म व्हाइल ऑल अदर एलिमेंट्स फॉर्म सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट। पांचवी प्रॉपर्टी है कि लिथियम अनलाइक अदर एल्कली मेटल्स फॉर्म नो इथाइनाइड ऑन रिएक्शन विथ इथाइन। लिथियम अनलाइक अदर एल्कली मेटल्स फॉर्म नो इथाइनाइड ऑन रिएक्शन विथ इथाइन। जैसे अदर एल्कली मेटल्स हमारे बनाते हैं इथेनाइड, हमारा लिथियम नहीं बनाता है। तो लिथियम अनलाइक अदर एल्कली मेटल्स फॉर्म नो इथेनाइड ऑन रिएक्शन विथ इथाइन। लिथियम अनलाइक अदर एल्कली मेटल्स फॉर्म नो इथेनाइड, नहीं बनाते हैं इथेनाइड ऑन द रिएक्शन विथ इथाइन। थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि लिथियम अनलाइक अदर एल्कली मेटल्स फॉर्म्स नो इथेनाइड, अदर एल्कली मेटल्स शायद नहीं बनाते हैं इथेनाइड, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन है, हाँ शायद, ऑन रिएक्शन विथ इथाइन। इसको हम अगले लेक्चर में क्लियर कर देंगे। तो लिथियम अनलाइक अदर एल्कली मेटल्स फॉर्म नो इथेनाइड ऑन रिएक्शन विथ इथाइन। वैसे जान लो कि अभी इथाइन टाइप की एक प्रॉपर्टी थी इथेनाइड
हमारे हिसाब से अल्कली मेटल्स इथेनाइड नो इथेनाइड नहीं बनाते हैं, लेकिन हमारा इथाइन इसलिए बनाता होगा क्योंकि लिथियम के साथ कोवेलेंट कैरेक्टर कुछ ज़्यादा ही होता है ना, लिथियम के साथ हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर कुछ ज़्यादा ही होता है। तो लिथियम अनलाइक अदर अल्कली मेटल्स फॉर्म नो इथेनाइड, अल्कली मेटल्स दूसरे नहीं बनाते हैं इथेनाइड ऑन रिएक्शन विथ इथाइन, लेकिन हमारा लिथियम बनाता है। फिर है लिथियम नाइट्रेट, लिथियम नाइट्रेट व्हेन हीटेड गिव्स लिथियम ऑक्साइड, लिथियम नाइट्रेट मतलब LiNO3 को जब हम हीट करते हैं तो हमें लिथियम ऑक्साइड मिलता है। वेयर एज अदर एल्कली मेटल्स को अगर हम मेटल्स नाइट्रेट को अगर हम डिकम्पोज कराते हैं तो हमें मिलता है टू गिव द करेस्पॉन्डिंग नाइट्राइट, हमें क्या मिलता है, करेस्पॉन्डिंग नाइट्राइट। याद रखना, लिथियम नाइट्रेट व्हेन हीटेड गिव्स लिथियम ऑक्साइड, whereas other alkali metals nitrate decompose to give corresponding nitrite. तो 4 LiNO3 then 2 Li2O plus 4 NO2 plus O2, एंड जबकि अगर हम सोडियम के साथ करते हैं तो 2 NaNO3, तो 2 NaNO2 बन गया ना नाइट्रेट्स, ठीक है, नाइट्रेट से बन गया नाइट्राइट, ठीक है, पहले नाइट्रेट था, NaNO3 हमारा नाइट्रेट था, अब उससे हमारा नाइट्राइट हो गया NaNO2 प्लस O2, ऑक्सीजन रिलीज किया। LiF and Li2O are comparatively much less soluble in water. LiF हमारा लिथियम फ्लोराइड एंड Li2O, ठीक है, लिथियम ऑक्साइड, आर कंपेरेटिवली मच लेस, बहुत ही लेस सलूबल होते हैं वाटर में देन द करेस्पॉन्डिंग कंपाउंड्स ऑफ अदर अल्कली मेटल्स। अदर अल्कली मेटल्स ज़्यादा डिजॉल्व होते हैं, लेकिन लिथियम फ्लोराइड और लिथियम ऑक्साइड थोड़ा सा कम डिजॉल्व होते हैं, कंपेरेटिवली मच लेस, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा, मच लेस सलूबल इन वाटर, तो बहुत कम ये सलूबल होते हैं वाटर में इन कंपेरिजन टू अदर अल्कली मेटल्स। पॉइंट ऑफ सिमिलरिटीज बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम, अब हम देखेंगे, अच्छा डायगोनल रिलेशनशिप दिखा रहा था ना लिथियम, तो चलो अब देख लेते हैं कि भैया क्या क्या सिमिलरिटी दिखाता है अपने डायगोनल वाले से, मतलब मैग्नीशियम वाले से। द सिमिलरिटीज बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम इज पर्टिकुलरली स्ट्राइकिंग एंड अराइजेज बिकॉज ऑफ देयर सिमिलर साइज। द सिमिलरिटी, ये सिमिलरिटी क्यों हुई लिथियम और मैग्नीशियम में, पर्टिकुलरली इसलिए हुआ ना क्योंकि इनके कंपेरेबल साइज की वजह से, और कुछ प्रॉपर्टी अभी देखोगे, बिकॉज ऑफ दियर हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी और बहुत सारी प्रॉपर्टी अभी उन पर आएंगे। बिकॉज ऑफ दियर सिमिलर साइज, तो एटॉमिक रेडियाई लिथियम का 152 पिकोमीटर, मैग्नीशियम का 160 पिकोमीटर, कंपेरेबल है। फिर है आयनिक रेडियाई लिथियम प्लस का 76 पिकोमीटर, मैग्नीशियम 2 प्लस का, सो ये जान लो मैग्नीशियम हमारा एल्कलाइन अर्थ मेटल है तो 2 प्लस दिखाता है, तो 72 पिकोमीटर। द मेन पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी आर, फर्स्ट मेन पॉइंट क्या है, बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर हार्डर, हाँ हम तो जानते हैं ना लिथियम हार्डर होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हार्डर एंड लाइटर देन द अदर एलिमेंट इन द रिस्पेक्टिव ग्रुप। लिथियम भी हमारा लाइटर होता है, और मैग्नीशियम भी हमारा लाइटर होता है, ठीक है, रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में, क्योंकि बेरिलियम को तो हम मानते ही नहीं है एल्कलाइन अर्थ मेटल, बाद में आएंगे, बेरिलियम को तो माना ही नहीं जाता है। तो बोथ लिथियम एंड, बस वो है इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से, प्रॉपर्टी तो वो लिथियम से भी ज़्यादा एबनॉर्मल दिखाता है, लिथियम भी तो दिखाता ही है। तो बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर हार्डर, दोनों हार्डर हैं, और लाइटर देन अदर एलिमेंट इन द रिस्पेक्टिव ग्रुप्स। भाई रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में लाइटर इसलिए होंगे, सबसे ऊपर आ गए, नीचे आने पे तो क्या होगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, मास नंबर बढ़ेगा। फिर है लिथियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली विथ वाटर, बहुत धीरे धीरे वाटर से रिएक्ट करते हैं, लिथियम भी और मैग्नीशियम भी। तो लिथियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली विथ वाटर, दियर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर मच लेस सलूबल, अभी पहले ही पढ़े हैं, दियर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर मच लेस सलूबल एंड दियर हाइड्रोक्साइड्स डिकम्पोज ऑन हीटिंग, और इनके हाइड्रोक्साइड्स डिकम्पोज हो जाते हैं ऑन हीटिंग। बोथ फॉर्म और नाइट्राइड, दोनों नाइट्राइड बनाते हैं, लिथियम नाइट्राइड Li3n एंड Mg3n2, क्योंकि देखो मैग्नीशियम हमारा 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो इसलिए Mg3n2 बाई डायरेक्ट कॉम्बिनेशन विथ नाइट्रोजन, और डायरेक्ट कॉम्बिनेशन करते हैं नाइट्रोजन से। तीसरा है द ऑक्साइड Li2O एंड MgO डू नॉट कंबाइन विथ एक्सेस ऑक्सीजन टू गिव एनी सुपर ऑक्साइड, ये कंबाइन एक्सेस ऑक्सीजन से कंबाइन करके सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते हैं। तो the oxide Li2O and MgO do not combine with excess oxygen to give any superoxide. चौथा है the carbonates of lithium and magnesium decompose easily on heating and to form the oxides and CO2. जो कार्बोनेट होते हैं लिथियम और मैग्नीशियम के, डिकम्पोज हो जाते हैं इजिली ऑन हीट करने पर, एंड टू फॉर्म द ऑक्साइड्स एंड CO2, ऑक्साइड्स बनाते हैं और CO2 बनाते हैं। तो कार्बोनेट्स ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम डिकम्पोज इजिली
ऑन हीटिंग एंड टू फॉर्म द ऑक्साइड्स एंड CO2 आसानी से टूट जाते हैं, थर्मली लेस स्टेबल होते हैं। हम पहले भी पढ़ चुके हैं लिथियम के बारे में, अब मैग्नीशियम के बारे में भी जान रहे हैं, ठीक है। और हम सभी जानते हैं कि ग्रुप में नीचे आने पर क्या होती है, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है, स्टेबिलिटी भी बढ़ती है, थर्मल स्टेबिलिटी भी बढ़ती है, लिथियम की भी और कार्बोनेट की भी और बाइकार्बोनेट की भी, ठीक है। एल्कली की प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं। तो द कार्बोनेट ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम डिकम्पोज इजिली ऑन हीटिंग to form the oxides and CO2 and solid hydrogen carbonate are not formed by lithium and magnesium। solid hydrogen carbonate लिथियम के द्वारा भी नहीं बनाया जाता है, मैग्नीशियम के साथ भी नहीं बनाया जाता है। तो बहुत सारी सिमिलरिटी दिखा दी है। तो सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट आर नॉट फॉर्मेड बाय लिथियम एंड मैग्नीशियम। पश्चिमी प्रॉपर्टी है कि बोथ लिथियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड आर सलूबल इन इथेनॉल। बोथ लिथियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड आर सलूबल इन इथेनॉल। बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी दिखा दे रहे हैं, मतलब दोनों कोवलेंट नेचर भी शो कर रहे हैं। एंड बोथ लिथियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड आर डीलिक्विसेंट। दोनों डीलिक्विसेंट होते हैं एंड मतलब वाटर को, ह्यूमिड को अपने साथ हाइड्रेटेड कर लेते हैं और क्रिस्टलाइन बना लेते हैं। तो डीलिक्विसेंट एंड क्रिस्टलाइज फ्रॉम एक्वस सोल्यूशन एज हाइड्रेट्स के रूप में। लिथियम क्लोराइड 2H2O के रखता है और मैग्नीशियम क्लोराइड तो उसका भी बाप निकला 8H2O, ठीक है, MgCl2 8H2। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सोडियम। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग। और हम मुझे पता है कि आप हमारे चैनल को प्रमोट ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करोगे, वीडियो को यूट्यूब चैनल पर ही देखोगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और बेल आइकन को भी दबा लोगे, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले और दोस्तों के साथ शेयर भी करोगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।